हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड चिल। सो आज कुछ कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। इस बार क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट्स लगवाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि बेनिफिशियल ज़्यादा हो, और ट्राई करूँगा कि कम टाइम में जितना कुछ दे सकूँ उतना दूँ। सो लेट्स बिगिन। सो आज पहले से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन एंड स्ट्रेन। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों है टेंसर। ठीक है, पहले तो इसको मान के रखना। नहीं समझ में आती तो अगली वीडियो में बता दूंगा टेंसर होता क्या प्रॉपर। बस मान लो कि एक चीज़ होती है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है तुम डायरेक्ट वेक्टर या ऐसे समझ के तुम डायरेक्ट ऐसे वैसे कुछ भी कर लोगे इसके साथ। ये बस होती है टेंसर, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। तो लेट्स बिगिन। सपोज करो कि क्यूब है। अच्छा, उससे पहले कुछ ये चीज़ समझ लो। सपोज करो कि सबसे बेसिक केस ले रहा हूँ। सपोज करो कि एक यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस लग रहा है इसमें, यूनिएक्सियल लोड लग रहा है, इस वजह से एक यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस डेवलप हुआ है इसमें। ठीक है, तो कुछ कुछ प्लेन्स के बारे में बता देता हूँ तुम्हें। मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, सो पार्डन मी गाइस। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्लेन है, ये ऐसा प्लेन है जो इस सिलेंडर को ऐसे काट रहा है कि ये जो पी फोर्स है, ये जो पी जो लोड है ना, ये इस पे है, इस प्लेन पे है। जैसे कि ये जो प्लेन है और ये इसका सेंट्रॉइड है, सपोज कर लो कि, ठीक है, ये इस क्रॉस सेक्शन का सेंट्रॉइड है। तो जो प्लेन है ना, ये इस सेंट्रॉइड को काटता हुआ आर पार कर रहा है, सच दैट कि ये लोड इस प्लेन पे रहेगा। समझ पा रहे हो ना कि मतलब ये जो प्लेन है, ये इस सिलेंडर को आधा में काट रहा है, लिटरली ऐसे। ठीक है, सेंट्रोइडल एक्सिस को काटता हुआ ऐसा कि ये लोड इस पे पड़ रहा है, तो हम लोग इस प्लेन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस। सिमिलरली ऐसा एक और प्लेन होगा। Oh boy. प्लेन को बस दिखा देता हूँ मैं इससे। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेन है जो इस सेंट्रॉइड से ही पास करता हुआ जाएगा, मतलब सेंट्रॉइडल एक्सिस से पास करता हुआ जाएगा। ये इस सिलेंडर को भी दो इक्वल हाफ में कट करेगा। ठीक है, और ये लोड भी इस पे लाई करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वी सी ए, वर्टिकल सेंट्रॉइडल एक्सिस, सी और वी सी ए। ठीक है, अब एक और प्लेन आता है जिस पे जो पी लोड है ना, परपेंडिकुलर एक्ट करता है। जैसे ये सब क्रॉस सेक्शन है, तो जो पी लोड है ये इस पे से परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है। तो ये जो प्लेन है ना, इसको बोलते हैं प्रोफाइल प्लेन। अब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है सामने। अब तुम बताओ, प्रोफाइल प्लेन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? वाई जेड प्लेन बोल सकते हैं। वी सी ए को कैसे बोल सकते हैं? एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं। एच सी ए को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एच सी ए जेड एक्स प्लेन बोल सकते हैं। बस तुमको इतना कंसेप्ट प्रॉपर आना चाहिए था इसके लिए। अब देखो, स्ट्रेस जब थ्री डायमेंशन में ऐड करता है तो ये केस होता है। सिग्मा एक्स मान लो, सिग्मा वाई मान लो, सिग्मा जेड मान लो तीन प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा है इस पर। ठीक है, उसके बाद में ऐसे, ठीक है, ट्रांसफर लग रहा है इसमें, ट्रांसफर लग रहा है इसमें ऐसे। ठीक है, टाउ एक्स बाई टाउ वाई एक्स जो पहले बताया था, टेबल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए होता है। तो सिमिलरली जैसे ये है, तो उसके बाद में ये जेड फेस है, और अगर ये जेड फेस है और ये मैं एक्स की तरफ लगाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा? टाओ जेड एक्स। जो वहाँ से लगेगा ऐसे जो आ रहा होगा वो होगा टाओ एक्स जेड। ठीक है, ये इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। और यही अगर ये वाई के सेंस में तुम बात करो तो ये दो प्लेन हो गया, ये दो प्लेन हो गया। अब इसके जो पीछे वाले प्लेन होंगे
उस पे भी तुम देख सकते हो, इसके नीचे वाले प्लेन पे भी तुम देख सकते हो। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एक मैट्रिक्स फॉर्म में, ऐसा होता है ये, ठीक। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, कुछ नहीं करना है, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, ठीक है। अब एक बात जो हमेशा याद रखनी है तुमको, तुम्हारा जो स्ट्रेस रिप्रेजेंट तुम करोगे ना जिस मैट्रिक्स से, वो बेटा ऐसा मैट्रिक्स होगा जो अपने डायगोनल के अबाउट रिफ्लेक्शन होगा, मतलब मिरर इमेज होगा उसकी। सपोज करो कि पहले तो ऐसे समझो कि तुमको कुछ नहीं पता तो कैसे करोगे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, जैसे एग्ज़ाम में भूल गए तो कैसे याद करोगे बेटा, कुछ नहीं, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है ना आई, जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल होगा ऐसे, वो होगा तुम्हारा फेस, ठीक है। ऐसे देखोगे तो कौन से फेस पे लग रहा है वो देखना, और तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है, समझ रहे हो। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, तो अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए तो बस ऐसे याद रखना है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुम कहीं तरफ भी देखोगे ना, वो तुम्हें फेस बताएगा कौन से फेस पे तुम देख रहे हो, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, मतलब जो इसका जे कैप होगा इस मैट्रिक्स का, आई इंटू जे का मैट्रिक्स है ये, ठीक है, तो वो तुम्हें डायरेक्शन बता देगा। तो सिग्मा एक्स टाउ एक्स पे वाई डायरेक्शन पे ये लग रहा है, टाउ एक्स जेड, ठीक है। अब एक ऐसे लगा तो एक यहाँ से भी लगेगा इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, जैसे टाउ एक्स जेड है तो एक यहाँ पे भी लगेगा बनाने के लिए, ठीक है। तो वही समझ रहे हो ना, ये टाउ एक्स जेड है क्या, ये टाउ एक्स जेड ये है कि मतलब अगर ये ऐसा है तो यहाँ से ये भी एक ऐसा जाएगा टाउ एक्स जेड, फिर ये टाउ जेड एक्स ऐसा है तो यहाँ से भी एक जाएगा इसके पीछे वाले फेस से टाउ जेड एक्स, ठीक है। कपल पूरा फॉर्म हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, उसमें इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। फिर ठीक है, तो उसके बाद में जो वाई है, इस केस में तुम कैसे लिखोगे, टाउ एक्स वाई है, टाउ वाई एक्स, टाउ एक्स वाई तुम देख लिए, टाउ वाई एक्स तुम देख रहे हो, ठीक है। वाई फेस पे एक्स डायरेक्शन पे टाउ वाई एक्स लिख दिया, उसके बाद में जेड के डायरेक्शन में तुम देखो, कुछ है ऐसा, टाउ वाई जेड, टाउ वाई जेड मतलब वाई फेस पे जेड के डायरेक्शन पे, दैट वुड बी लाइक, अगर नीचे है, अरे मम्मी यार, हाँ ठीक है, या फिर ऐसे देख लो ऊपर वाले में, टाउ वाई फेस पे जेड डायरेक्शन पे टाउ वाई जेड ऐसा है तो टाउ जेड वाई ऐसा होगा, ठीक है। और सेम तुम नीचे से भी दिखाओगे इसको, टाउ वाई जेड, ठीक है। और तो फिर यहाँ से होगा एक टाउ जेड वाई, एक ऐसे तुम उसको लिखोगे, फिर टाउ वाई जेड, फिर टाउ जेड एक्स जो हमने देखा यहाँ पे ऐसे, उसके बाद में टाउ जेड वाई। देखो इस पे जो क्वेश्चन आता है ना, हद से हद यहाँ तक पूछा हुआ है बस कि कुछ वैल्यूज़ दे रखा होगा इसमें, और फिर तो कोई निकालना हो, बताना होगा इसमें कौन सा क्या है क्या है क्या नहीं है। अब बस सिंपल दिमाग लगाओ, पिछले लेक्चर में बताया था, शायद पहले लेक्चर में बताया था मैंने कि ना, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इसको छोड़ दो, बस ये बताया था ना मैंने, टाउ एक्स वाई हमेशा टाउ वाई एक्स के इक्वल होगा, क्यों, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूँ टाउ एक्स जेड भी टाउ जेड एक्स के इक्वल होगा, क्यों, स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बाद में मैं ये भी बोल सकता हूँ टाउ वाई जेड शुड ऑल्सो भी इक्वल टू टाउ जेड वाई, ठीक है, ट्रांसफर शीयर स्ट्रेस जो भी डेवलप होगा वो इक्वल होगा इसमें, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो करना कुछ नहीं है, तुम्हारे पास जब भी कोई मैट्रिक्स दिया होता है, कुछ कुछ वैल्यू दी होती है किसी मैट्रिक्स में, स्ट्रेस मैट्रिक्स होता है, तो बस ये फॉर्मेट याद रखना, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड एक डायगोनल मैट्रिक्स पर लाई करेगा, अरे शिट, ठीक है। और उसके बाद में जो ट्रांसफर शियर स्ट्रेस तो तुम देखोगे ना कहीं पे भी, उसका बस ये फंडा याद रखना कि एक तरफ का याद कर लो या फिर बस समझ लो, सिग्मा एक्स है तो टाउ एक्स वाई होगा, वो भी समझ में नहीं आए तो बस ये लिख देना, एक्स मतलब दोनों तरफ लिख देना एक्स वाई जेड, ठीक है। सिग्मा एक्स लिख दिए तो सिग्मा एक्स एक्स, ठीक है। अब हमेशा ये याद रखना कि जो भी डायगोनल मैट्रिक्स है वो तुमको बताएगा प्रिंसिपल स्ट्रेस, और तुमको ट्रांसफर शियर स्ट्रेस निकालना है, तो जो भी बचा तुमको दिख रहा है आगे वो तुम उसके आगे लिख दो। जैसे कि हमको कुछ समझ में नहीं आया इसको भरना कैसे, तो हम क्या करेंगे, टाव लिख दिए हर जगह, टाव 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 टाव, बस हमको इतना पता था कि सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड जेड लिख दिए,
अब जुगाड़ बता रहे, ठीक है। हम ये लिख दिए एक डायगोनल मैट्रिक्स में, हमको कुछ नहीं पता क्या लिखना है, टाउ एक्स बाय टाउ जेड या क्या क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, कुछ नहीं पता। तो अब करना क्या है, सिग्मा 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 लिख दिया मैं सबसे पहले, फिर मैंने देखा एक्स एक्स है यहाँ पे, एक्स एक्स डाल दिया। टाउ लिखा मैंने, एक्स वाई देखा मैंने, एक्स वाई भर दिया। टाउ लिखा है मैंने, एक्स जेड देखा, एक्स जेड भर दिया। अब टाउ है, पहले क्या आया वाई, फिर ऊपर से देखो एक्स आया, ठीक है, सिग्मा वाई वाई। अब टाउ पहले आया, अब पहले क्या है वाई, फिर जेड, ठीक है। टाउ यहाँ पे टाउ है, अब पहले क्या आया जेड आया, फिर आएगा एक्स, फिर टाउ है, फिर पहले क्या आया जेड आया, फिर आएगा वाई, ठीक है। अब तुम कोई भी स्ट्रेस मैट्रिक्स देखो ना जो एकदम सही क्वेश्चन है, तो उसमें ये चीज़ होगी कि ये दोनों वैल्यूज हमेशा मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के, मतलब जो ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, इसके इस तरफ वाला इसका और इसका जो इस तरफ वाला होगा, मतलब तुम डायगोनल मैट्रिक्स देखो तो इसका जो ये दो साइड होगा ना, ये दूसरे का मिरर इमेज होगा, ठीक है। तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। सपोज करो कि मुझे कुछ नहीं पता स्ट्रेस मैट्रिक्स होता है क्या, बस क्वेश्चन मैंने देखा, तो फटना नहीं है, बस एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड लिख लो। तुम्हें इतना पता है डायगोनल में प्रिंसिपल स्ट्रेस लगेंगे, ठीक है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, प्रिंसिपल स्ट्रेस भी तुम क्या पता कहीं दिल पर बैठा लो है ये क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहे हैं, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में लिख दिया। अब मुझे कुछ नहीं पता चल रहा क्या टाउ होगा क्या नहीं होगा, बस मुझे पता है कि ये होते सिग्मा, तो मैं बाकियों को भर दूंगा टाउ टाउ से। अब मैं भरना शुरू करूँगा, पहले x को प्रेफरेंस दूंगा, फिर देखूंगा y में क्या आ रहा है, तो सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा एक्स वाई टाउ x, फिर z आ रहा है ना, फिर टाउ y x, सिग्मा y y, फिर टाउ y z, फिर टाउ पहले z फिर x, फिर टाउ z फिर y, और फिर सिग्मा z z, बस इजी पीजी, ठीक है। अब इसके बाद में अगला टॉपिक, मान लो इस पर बच्चे पता नहीं क्यों डाउट लेके आते हैं, बट चलो ठीक है। एंड बाय द वे मेरी बहन साइड में बैठ के अपने मोबाइल पर कुछ देख रही हैं और रिकॉर्ड भी कर रही है, सही में माई होल क्रेडिट गोज टू माई सिस्टर फॉर रिकॉर्डिंग दिस सेशन, दो शी इज़ नॉट इवन पेइंग अटेंशन टू शिट, बट स्टिल big credit goes to my sister. Now she's giving me that weird look. Anyways, moving on. मान लो कोई ऐसा मटेरियल है, मटेरियल क्या ऐसे की तैसी, मान लो कि कुछ भी है, ठीक है, मैं उसमें लगा दिया यूनिएक्सियल लोड, ठीक है। अब देखो दो कंसेप्ट होते हैं, क्वेश्चन में दिया होता है कि SUT या SYT या SYC भी दे दे, SYS दे दे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेस, और उसके बाद में यील्ड शियर स्ट्रेस, ठीक है। हाँ, तो अब पहले पता करो फेलियर मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या। अब सपोज करो कि तुम्हारे पास स्टील है, ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। अब तुमको पता है, कैलकुलेट करके निकाल लिए P/A से कि कुछ स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इस पर, ठीक है, बट कितना लोड लगाओ कि ये टूटे ना, और कम से कम ऐसा रहे कि हाँ कम से कम लाइफ मेंटेन रहेगी इसकी, ऐसे समझो, इसको नहीं समझ पा रहे हो तो जैसे कि कितना स्ट्रेस एक मटेरियल परमिट कर सकता है अपने ऊपर कोई कंपोनेंट में लेने का, कितना स्ट्रेस एक मटेरियल परमिट कर सकता है किसी कंपोनेंट पे रेजिस्ट करने का, झेलने का, ठीक है, उसके बीच में। और ये सब चीज़ जो इसका जो फेलियर क्राइटेरिया है, जो इसका फेलियर स्ट्रेस है, देखो ये तुम निकालते हो या तुम टेंसाइल स्ट्रेस करोगे, जैसे तुमको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलेगा, ठीक है, तो तुम उसको फाइंड आउट करोगे यील्ड स्ट्रेन से, मतलब डक्टाइल मटेरियल तो यील्ड स्ट्रेन वाला तुमको, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस है तुमको उसे फेलियर कराना, या फिर अल्टीमेट पे तुमको जैसे तुमको सही लगता है क्राइटेरिया तुमको फेलियर कराने का करो तुम, ठीक है। तो ये तुमको मिलेगा UTM से, बट तुमको तब भी इतना थोड़ी ना पता है कि तुमको वो कंपोनेंट में जो लगाओगे वो मतलब मान जाएगा कि हाँ वो इसी स्ट्रेस पर शायद यही उसका परमिसिबल स्ट्रेस है। परमिसिबल स्ट्रेस वो होता है ना कि मतलब कितना वो मटेरियल अलाउ कर रहा है तुमको किसी कंपोनेंट में स्ट्रेस झेलने के लिए। एक ऐसा कंपोनेंट मानो स्टील और एक एल्यूमिनियम है और एक कास्ट आयरन है, ठीक है। तो इन सब का देखो
फेलियर का क्राइटेरिया भी अलग होगा, ये ब्रिटल है, ये डक्टाइल है, ठीक है। और फिर थ्योरीज ऑफ फेलियर भी, मतलब थ्योरीज ऑफ फेलियर क्या, वो तो मतलब एक बराबर ले तुम यूनिवर्सल स्टेट ऑफ स्ट्रेस मान लो तो, ठीक है। तो बट ऐसे मान के चलो ना कि मतलब इसका जो यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस है, इसका SUT एक बराबर होता है, बट इसमें अगर तुमको ऐसा चाहते हो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ना हो इस मटेरियल पे टिके, तो तुम क्या करते हो, SYT को मान लेते हो कि यही मेरा फेलियर स्ट्रेस है, ठीक है। अगर कोई मटेरियल यहाँ तक पहुँच गया तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपल हिसाब ये रखो कि सिग्मा परमिसिबल इज नथिंग बट दिस फेलियर स्ट्रेस, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, मैंने SYT लिया अगर डक्टाइल में मान रहा हूँ मटेरियल को, अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सपोज करो कि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं होता, फिर क्या बवाल मचता। होता ये कि तुमको मटेरियल लेके जाते और तुम बोल देते भैया देखो ये मटेरियल ऐसा है, इसमें हम मैं मान लो 50 किलोमीटर का फोर्स लगा रहा हूँ और ये एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये ना जहाँ मैं लगाऊँ ना वहाँ पे ये झेल जाए बस। तो इसका सिग्मा क्या बनता है तुम्हारा, 50 10⁻³ मतलब कितना, 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सपोज करो कि इसका जो परमिसिबल स्ट्रेंथ हमारा, इसका जो फेलियर स्ट्रेस था ना, वो परमिसिबल स्ट्रेस है इसका, और जो ये परमिसिबल स्ट्रेस है ये हुआ इससे कम। मतलब एक मटेरियल जो अलाउ कर सकता है ना मैक्सिमम स्ट्रेस झेलने का, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी, क्योंकि इन सब का इलास्टिक मॉड्यूलस अलग अलग है, ठीक है। वो अगर इससे कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये मटेरियल टूट जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि अगर कोई फेलियर स्ट्रेस है ऐसा, कोई भी फेलियर स्ट्रेस है ऐसा, उसका हम लोग बहुत ही कम मार्जिन लेके चले जिस हिसाब से मटेरियल फेल ही ना करे। जैसे सपोज करो कि तुम्हारा जो मैक्सिमम स्ट्रेस इसमें डेवलप होगा ना किसी भी मटेरियल में, जो उसके कंडीशन से पता चलेंगे, जैसे सिग्मा मैक्स वुड बी P/A, ठीक है। नाउ फॉर दिस मटेरियल टू टिक जाना इन एनी कंडीशन वुड बी ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल, मतलब जो परमिसिबल स्ट्रेस दे रहा है कोई मटेरियल झेलने के लिए उस कंडीशन पे, मतलब कि फेलियर कैसा तुम डिटरमाइन करना चाहते हो, इसको समझो कि परमिसिबल स्ट्रेस कोई मटेरियल ऑफर कर रहा है जब तुम कोई लोड लगाए हो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फेलियर। मतलब कि ये SUT/N भी हो सकता है अगर तुम्हारा मन करे, ज़्यादा सेक्सी हो रहे हो तो, या SYT/N भी हो सकता है। ये तुम तब करना चाहोगे जब तुम चाहते हो कि मेरा मटेरियल जो है ना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जाए ना, आराम से बैठा रहे, टिक जाए बहुत देर तक। ऐसा केसेस भी दिखता है, तुम्हें आगे आने वाली कुछ क्वेश्चंस में दिखेंगे भी, या फिर दिखे भी होंगे तुमने कभी क्वेश्चंस लगाए तो इसकी ज़रूरत भी आती है। मैं आगे बताऊंगा क्यों, इसको मैं कॉलम्स में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, बहुत अच्छा टॉपिक, वहाँ समझ में आएगा, ठीक। उसके बाद तो इसीलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की डिमांड इसलिए काम पे इस टाइम पे ऐसे आई कि देखो तुमको एक चीज़ पता है, ये जो तुम निकाल दी UTM मशीन से टेस्टिंग करके, तुम अगर उस फैक्टर को, फेलियर स्ट्रेस को कम कर दिए, तो तुम जो कम फैक्टर, सपोज करो ये 100 था, ठीक है, तुम ये 4 है, डिवाइड कर दिए, मान लो ये चीज़ हो गया 25, तो तुम यहाँ 25 के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा मटेरियल जो तुम्हारा मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हुआ मटेरियल में, ऑब्वियसली वो फेलियर स्ट्रेस से बहुत बहुत कम हो, मतलब 25 हो या उससे भी कम हो, तो ऑब्वियस ही बात है ना तुम्हारा सामान टिक जाएगा। 100 का फेलियर स्ट्रेस था, अब हम लगा दिए कि नहीं हमको बहुत सेफ होना है, तो हम मान लिए कि हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम 4 बढ़ा दिए, बहुत बढ़ा दिए 4, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि मेरा जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो तो मेरे फेलियर स्ट्रेस से कम ही है, और फेलियर स्ट्रेस से कम है तो ऑब्वियस सी बात हम चाह ही रहे हैं कि ये कभी पहुंचे ही ना ये वैल्यू फेलियर स्ट्रेस से, ताकि मटेरियल फेल ही ना करे। तो अंदर जो डेवलप हुआ मैक्सिमम स्ट्रेस है, अगर हम उसको भिड़ा रहे हैं इस परमिसिबल स्ट्रेस से, और हम चाहते हैं कि ये कम या इक्वल टू यहाँ तक हो, तो ऑब्वियस ही बात है मटेरियल टिक जाएगा। इसीलिए
स्टेबिलिटी का कंडीशन यही होता है, सिग्मा मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल, या फिर डेल्टा मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू डेल्टा परमिसिबल, अगर हम चाहते हैं कि उसका स्ट्रेन कभी इससे बढ़े ही ना। ठीक है, चल उम्मीद करते हैं कुछ सीखा होगा। अब आज हम लोग देखेंगे कुछ अच्छा क्वेश्चन, चिटकुटिया क्वेश्चन, जिसमें बच्चे परेशान होते, बट होने की ज़रूरत है नहीं, बस चिल मारो। हाँ चलो आओ, ये तुम्हारे क्वेश्चन है, यहाँ हम करेंगे आंसर सॉल्व। ठीक है, देखो सब इन सब के लिए ना ये डाटा मैंने कांस्टेंट कर दिया, ताकि तुम लोग कभी इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आए करने की कोशिश करोगे ना क्वेश्चन सॉल्व, तो तुम लोग को आसानी होगी कि हाँ ये डाटा है और ये पूछना था, मतलब ये पूछा था, ये डिटरमाइन टोटल एलोंगेशन। सपोज करो ऐसा कोई बार है, क्वेश्चन है ये 45 का यहाँ खींच रहा है, अरे ऐसी की तैसी ABCD, ठीक है, 45 का यहाँ खींच रहा है, 10 यहाँ से जा रहा है, 15 यहाँ से, ऑल ऑफ दोज फोर्सेज आर इन किलो न्यूटन। ठीक है, इसका 0.6 है, इसका है 1 मीटर, इसका है 1.25 मीटर। ठीक है, लेंथ दे दिया, तुम्हें ये दे दिया। अब इसमें बच्चे चकरा जाते हैं, इसमें तो अलग अलग लोड दे दिया। अब इसको रिजॉल्व कैसे करें, कैसे पता करें कि ओवरऑल क्या बन रहा है, इलोंगेशन क्या करना है, कैसे करना है। तो कुछ थकने हारने वाली बात नहीं है, 2 मिनट में 2 कौड़े का क्वेश्चन हो जाएगा। करना कुछ नहीं, पहला ऐसा क्वेश्चन देखा, 3 भाग में बांट दो इसको, मतलब जितना जहाँ जहाँ लोड लगा, जैसे कि इसमें 4 जगह लोड लग रहा है, 3 भाग में बटे, जिसमें 4 जगह लोड लग रहा है, तो जहाँ जहाँ से लोड लग रहा है ना वहाँ से बांट दो। मतलब इसके 3 सेक्शन बने ना, इसके जब 4 लोड लग रहा है तो इसमें 3 सेक्शन बन गए, क्या बने, AB BC CD, मैंने बांट दिया, कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है, अब कोई एक साइड पकड़ लो, ठीक है, कोई एक साइड पकड़ लो, कहीं से शुरू कर सकते हो। मुझे सेक्सी लग रहा है ये, मैंने सपोज करो ये से 45 पकड़ लिया। ठीक है, देखो अपने आप ये रिजॉल्व हो जाएगा यहाँ तक। अब करना क्या है, इस कंसेप्ट को बस समझो कि ये जो 15 और 10 है ना बेटा, ये कुछ नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स है इस फेज पे। रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है, सपोज करो कि 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं ना, R1 यहाँ पे ऐसे, ठीक है, R2 यहाँ पे ऐसे, तो दोनों मिला के 10 किलोन्यूटन बनाएंगे। नहीं समझ में आया तो ऐसा समझो, यहाँ तुमने 45 लिखा ना, तो कोई भी बार तुम जो मतलब जो तुम ये सेक्शन बनाए हो ना, तुम बस इस चीज़ में ऐसा ध्यान रखना कि ये सारे सेम नेचर के लोड लगेंगे और सेम मैग्नीट्यूड के लोड लगेंगे एक एक कंपोनेंट पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे देखो, 45 यहाँ है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ भी 45 लगेगा। अब ससुर यहाँ 45 लग गया, तो 45 इस डायरेक्शन में, मान लो कि दिस इज +x, दिस इज y तो है ही नहीं कुछ, वैसे मान लो ये दिस डायरेक्शन इज +x। ठीक है, तो 45 + 45 प्लस यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, मान लो भी +x, रेड से लिख देता हूँ, कहीं बोलो क्या कर रहे हो, +x इज इक्वल टू 10। ठीक है, मैंने किया कुछ नहीं, बस एक तरह का ना रिजल्टेंट फोर्स मान के इसका वेक्टर एडिशन किया, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर होता है। अरे अच्छा, ठीक है, तो बस वेक्टर एडिशन किया है, +45 प्लस सम वैल्यू x में बी ऑफ एनी नेचर, जो यहाँ पे लग रहा होगा, क्या पता कंप्रेसिव हो, एक्सियल हो, सॉरी यार टेंसाइल हो। ठीक है, इज इक्वल टू 10, तो क्या आया x की वैल्यू, -35 आई। अब मैंने देखा -35 आई है, अब -35 आई है तो ऑब्वियस ही बात है कंप्रेसिव नेचर की होगी, 35 यहाँ से 35 यहाँ अंदर अंदर लग रहा होगा। अब यहाँ मैंने देखा कि यहाँ पर तो यार 15 इस साइड लग रहा है, तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने मान लिया कि समथिंग R1 या समथिंग R2 या फिर समथिंग मान लो X2 लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैंने मान लिया +X2, माने कि A डायरेक्शन में लग रहा हो, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, -35 इज इक्वल टू -15। मेरे पास क्या आ गया, ये +X2 की वैल्यू हो गई,
ठीक है। तो अरे कहाँ गया रे क्वेश्चन, अरे सॉरी 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 मैं टकला गया बीच में। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 10, फिर 15 हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसका ये रिजल्टेंट ऐसे बनना था, तो यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू 20। अरे ये क्या पाप कर दिया मैंने, रुक जा रुक जा रुक जा, आई नीड मोर स्पेस। माई दीदी सेइंग यू आर डम शिट बट आई एम नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लिए -35 यहाँ पे। अरे भगिन, माय बैड, सॉरी यार, सिली मिस्टेक बाय मी। मैं भी हिल गया था, मेरे कंसेप्ट को क्या हो गया। यही होता है जिन 8-12 घंटे सोता है तो। ठीक है, यहाँ पे 45 लगा। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे मानूंगा 45 लग रहा है। अब इसका रिजल्टेंट है इस डायरेक्शन में 10। अगर इस डायरेक्शन में 10 है तो मतलब तो इसको काट रहा होगा ना। अब मुझे देखना है कितना काट रहा है। मानो कि ये पॉजिटिव प्लस एक्स साइड है तो 45, ठीक है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। अब x इज इक्वल टू -35। अब -35 है, मैंने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लिया, माइनस है -35, तो -35 इस डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर प्लस एक्स ये है तो माइनस एक्स ये है ना। तो अगर 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 एंड एक्स इज कमिंग -35, तो ऑब्वियसली 35 इज इन दिस डायरेक्शन। 35 इस डायरेक्शन में, अब 15 न्यूटन किलो न्यूटन, हाँ 15 न्यूटन का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे कोई x2 लग रहा हो। ठीक है, तो x2 प्लस 35 इज इक्वल टू -15। सो x2 इज -35 -15 हो जाएगा, तो दैट बी लाइक -50। अब -50 है तो माइनस की डायरेक्शन इस तरफ है, 50 इस तरफ। अब देख लो तुम, बैलेंस हो रहा है बड़े आराम से। मतलब क्या बता रहा है ये कि यहाँ पे +50 किलो न्यूटन। ठीक है, मतलब इसके डिफॉर्मेशन क्या होगा डायरेक्ट तुम लिख लोगे। ठीक है, अब ये जो इसका क्या लेंथ था, 0.6 था, इसका 1 मीटर था, इसका 1.25 था। ठीक है, अब सिग्मा बाई ई 2 × 10⁵। ठीक है, 50 किलोमीटर प्लस में है, क्या है कि टेंसाइल है, खींचेगा इसको। सिग्मा बाई ई इंटू 0.6, जिनको समझ में नहीं आता समझो। सिग्मा बाई ई ये स्ट्रेन होता है ना, दिस इज डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, डेल्टा एल कैसे निकालोगे, सिग्मा एल बाई ई, ऑब्वियस ही बात है, यंग्स मॉड्यूलस है, ये स्ट्रेन डिफरेंस इसमें, यंग मॉड्यूलस स्ट्रेन। ठीक है, प्लस 35, क्योंकि ये भी टेंसाइल नेचर का है, 3 न्यूटन किलो न्यूटन है, इसको 10⁻³ में लिखना है यार। ठीक है, इंटू 1 मीटर बाय 2 × 10⁵, प्लस 45 इंटू 10⁻³ इंटू 1.25 लेंथ बाय 2 × 10⁵। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इस केस में कैसे करना है तुमको, बी पार्ट बता देता हूँ मैं, समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक, 16 है ये, 3 कंपोनेंट में घेरे। यहाँ पे तुम 40 मार्क करो, यहाँ पे तुम P मार्क करो, यहाँ पे तुम मार्क करो 10 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो ऑब्वियस ही बात है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा ही होगा, तभी स्ट्रेस एनालिसिस तुम कर पा रहे हो। अब तुमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले लगाओ FBD। ठीक है, FBD लगाओ इसमें। ठीक है, टोटल अगर ये पूरा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ओवरऑल फोर्स इन दी एक्स डायरेक्शन होगा वो 0 होना चाहिए। मतलब कि मान लो कि यह प्लस एक्स डायरेक्शन, मान लो ये माइनस एक्स डायरेक्शन। ठीक है, मतलब +16 -40 प्लस P -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 50 - 16 करो कितना बढ़े, 4 34। ठीक है, P आया 34 किलो न्यूटन। ठीक है, 34 + 16, हाँ ठीक है 50, हाँ ठीक है। ठीक है, इन दी प्लस एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 34 किलो न्यूटन। अब यही 16 वाला खेल करो। अगर तुम एक डायरेक्शन देखना शुरू कर रहे हो, अब मैं इस डायरेक्शन देखता हूँ, चलो फॉर अ चेंज। ठीक है, अगर मैंने सबसे पहले इसको पकड़ा तो पहले यहाँ तुम लिखोगे 10 10, हो गया ये आराम से बैलेंस। ठीक है, अब ऐसा कुछ चीज़ देखना है कि
अगर ये 34 इस डायरेक्शन में, यहाँ पे 10 है, तो हमको कितना पूरा करना पड़ेगा कि ये बनेगा 34? ऑब्वियस ही बात है, हमको फिर यहाँ पे 24 किलो न्यूटन देना पड़ेगा। सोच के देखो ना, अगर यहाँ पे 10 न्यूटन है और ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स यहीं पे है 34, तो कितना हम दे इस पे कि बैलेंस हो 24। ठीक है, अब 24 यहाँ पे कंप्रेसिव है, तो यहाँ भी 24 कंप्रेसिव लिखूंगा मैं, क्योंकि सेम नेचर का होना चाहिए, सेम वैल्यू का होना चाहिए, अगर तुम बस एक कंपोनेंट की बात कर रहे हो तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 40 न्यूटन रिजल्टेंट है, अब यहाँ पे 24 किलो न्यूटन हो गया। अब 24 किलो न्यूटन में तुम कितना ऐड करोगे कि बनेगा 40 इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में? डायरेक्ट देखो कितना हुआ ये, 24 में कितना ऐड करेंगे, 40 माइनस 24 करके देखो कितना हुआ, करके देखो 16 हुआ। ठीक है, तो 16 न्यूटन होगा इस डायरेक्शन में। तो ओवरऑल इसमें स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? यहाँ पर लेंथ भी दिया हुआ है, यहाँ पे एरिया भी होगा। ठीक है, यहाँ पे एरिया भी दिया हुआ है, यहाँ पे इसका एरिया कांस्टेंट था। तो अगर तुम्हें पता नहीं ना बहुतों को, तो तुम इस पूरे को डिवाइड भी करोगे एरिया से यार, क्योंकि ये सब लोड था। ठीक है, माय बैड, ये सब लोड है। ठीक है, ये सब लोड था, तुम इसको एरिया से डिवाइड करोगे जो है 500 mm²। अब mm² है तो इसको मीटर में कन्वर्ट जो कर देना मीटर स्क्वायर में। ठीक है, जिनको नहीं पता तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ mm। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा, 10⁻6 mm²। ये इसको यहाँ पर लिख देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये होगा तुम्हारा fx, ये होगा तुम्हारा ये। अब तुम सिमिलरली इस केस में ऐसे निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो? सिंपल, p/a 10 इसका जो a होगा π/4 d², 25 का स्क्वायर, ये तुम्हारा सिग्मा आ जाएगा, बाय ई जो तुम्हारा ये दिया है 2 10⁵। अब ये तुम्हारा mm में mm² करोगे तो मीटर में वो 10⁻⁻6 हो जाएगा ये। ठीक है, 10, हाँ, सिग्मा p/a pl/e, l क्या है इसका यार, 1 मीटर। अब प्लस में है, अब तुम सिमिलरली इसका करोगे माइनस, क्योंकि माइनस नेचर में होगा, -24 जो 10⁻³ होगा क्योंकि किलो न्यूटन है। ठीक है, सिमिलरली तुम भी इसका एरिया डालोगे यहाँ से, फिर उस पर तुम कन्वर्ट करोगे मीटर स्क्वायर पे, फिर तुम लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली इस सब केसेस में फोर्स रिजोल्यूशन होगा, तो एक बार में तुम इसमें टोटल डिफॉर्मेशन भी देख सकते हो। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए अपना होमवर्क मान लो, तुम्हें करना है तो कर लेना इसको। ठीक है, इस केस में कुछ है नहीं वैसे। ओवरऑल नेट रिजल्टेंट फोर्स सबसे पहले तुम बैलेंस कराओगे इस कंडीशन में, तो तुमको क्या मिलेगा, तुम्हारा रिएक्शन फोर्स होगा 50 किलो न्यूटन ही। सपोज करो ना कि मतलब ये इसको ऐसे खींच रहा है, तो दीवार इस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल, क्योंकि देखो ओवरऑल इसका fx समेशन शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, हर एक कंपोनेंट फिर एक ही फोर्स एक्ट करेगा 50 किलो न्यूटन हर एक कंपोनेंट में, बस इसका एरिया बदल रहा है तो इसका स्ट्रेस बदलेगा। तुम सब पर लगाओगे सिग्मा l/e तो आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैं कवर करूँगा नेक्स्ट में, क्योंकि फिर प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है, वीडियो बड़ी हो जाती है और शायद व्यूज़ भी कम ही आते हैं इस चक्कर में। बट चलो ठीक है, इसको मैं डिस्कस करूँगा अगले वीडियो में, जल्दी डालूंगा। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ हो रहे हैं आजकल, अनटाइमली कट रहा है, क्या ही बताएं, दर्द अपना अपना। चलो ठीक है यार, स्टडी एंड चिल, आराम से बैठो। नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, और थोड़ा सा एक और रिविजन मार देता हूँ कि करना कुछ नहीं है। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन तुम देख रहे हो यूनिएक्सियल लोड वाला कि तुम्हें टोटल इलोंगेशन निकालना, कुछ नहीं करो। अगर यहाँ पे तुमको ऐसा कुछ दिख गया तो तुम इसको पहले काट दो अपने अपने हिसाब से कन्वीनियंट पार्ट में। हमको 3 कन्वीनियंट पार्ट लगा, ठीक है, तुम उसके हिसाब से काट दिए, कंपोनेंट बना लिए इसका 3। उसके बाद में ये बात गांठ बांध के रहो कि बेटा तुम जिसका भी एनालिसिस करोगे ना, उसका यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ लोड ही लगेगा उस पर, और किसी एक ही नेचर का लगेगा। ऐसा नहीं 45 यहाँ पे तो तुम कहीं यहाँ से 45 घींच दो, या फिर यहाँ से कोई अलग वैल्यू हो जाए, यहाँ से +23 हो जाए, या फिर यहाँ से +43 या 53 हो जाए। नहीं, सेम वैल्यू का लगेगा और सेम नेचर का लगेगा। 45 दोनों तरफ टेंसाइल, 35 दोनों तरफ टेंसाइल, यहाँ भी 50 दोनों तरफ टेंसाइल। ये बस रूल फॉलो करना, और बस ये देखना कि ये रिजल्टेंट फोर्स है तो कितना ऐड करना पड़ेगा। जैसे इसमें 45 था तो कितना ऐड करे कि 10 बने, -35। और 45 इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान है तो -35 तो इस डायरेक्शन में 35 होगा ना। बस ऐसे करते करते तुम सबका लोड निकाल दोगे, फिर स्ट्रेस निकाल देना उसका, फिर उसके बाद में स्ट्रेन निकाल देना।
तो चलो आज यहीं पे रैप अप करते हैं, ये मैं कल डिस्कस करूँगा। पीस आउट।